नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी। चलो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब कंटिन्यू चालू करते हैं। ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा चालू करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पिछला वीडियो आए, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूले मैं खुद भूल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ते लगभग हो ही गए हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो एक बार पिछला वीडियो देख लेना फटाफट स्पीड में, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्विंग वाला आप चालू कर सकते हैं। तो चलो आज हम रेशियो को पूरा ख़त्म कर देंगे। मॉड्यूल में 3-4 क्वेश्चन ही है। स्कैनर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। स्कैनर मतलब क्या होता है, जिनको नहीं मालूम होगा, पिछले अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 2018 से लेके सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन अपने स्कैनर में है। मतलब 2018 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, सब उसमें दिया होता है विद सॉल्यूशन, तो हम उसको पूरा समझेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 है, देखते जाओ। बोलता है फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जय हिंद लिमिटेड, रीड्राफ्ट देम फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। रीड्राफ्ट करने वाला प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको प्रॉफिट निकालना है, बैलेंस शीट सॉल्यूशन में देखना, वो किसी काम का नहीं है। वैसे वो आता ही नहीं है कभी, वो इररिलेवेंट है। सीधा हम आते हैं रेशियो निकालना पर। सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने बोला देख के आना फॉर्मूला, उसके बाद ये वाला सॉल्विंग हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। खांसी बहुत ज़्यादा, बताता हूँ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मैं इस क्वेश्चन में कैसे निकालूंगा, वो निकलेगा। भाई प्रॉफिट कैसे आता है, आप अपने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फुल फॉर्म में लिखना है। एग्जाम में कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेगी। कोई चीज़ अगर शॉर्ट फॉर्म में चलेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अलाउड है। COGS आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट सेल माइनस COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और नेट सेल्स हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख। अच्छा, नेट बोलने का मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाना चाहिए, तो सेल्स रिटर्न वैसे भी है ही नहीं, मैं इसी को नेट सेल्स ले सकता हूँ। नेट सेल हमारा 10 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, मैं ऐसे साइड में लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली इनकर होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, देखो यूट्यूब में देखने की एक चीज़ अच्छी है कि जिनको समझ आ गया है वो एक बार में फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा जिससे सबको एक बार में समझ आ जाए। नहीं समझ आता है भाई, यूट्यूब है, थोड़ा सा बैक किए, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार देखना। ठीक है, मतलब टाइम बचेगा ना, हम दोनों का टाइम बचेगा। तो कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है, रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हो, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता कैसे, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन करने में लगते हैं डायरेक्टली, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये 4 चीज़ आप आपस में सॉल्व करोगे, 4 हो गए ना टोटल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। COGS कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि दिया हुआ है 50,000 प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख दिया हुआ है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन करने में लगते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस जो कि है प्रोडक्शन में ही लगता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नाम से समझ आ गया कि प्रोडक्शन में लगता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, प्लस करने के लिए कुछ नहीं है, यही बस प्लस होगा, है ना। और इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस में मैनेजमेंट करने में जो खर्चा होता है वो है। सेलिंग का खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लान, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब नहीं है ना। 50 और 3 2 1, 50,000 है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस 3 लाख परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको 2 दिए हुए हैं। एक है डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन करने में लगता है,
और दूसरा 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो भी प्रोडक्शन करने में ही लगता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने प्लस कर दिया, माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि मुझे दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 को मैं माइनस कर दूंगा, तो सीधा मेरा फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा, देखो 3 2 5 1 6 हुआ, 6 में से 1 गया 5, 10 लाख माइनस 5 लाख विच इज फाइनल आंसर कम्स टू 5 लाख। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, इतना आपने प्रॉफिट कमाया। और नेट सेल्स तो है ही 10 लाख, तो बस आप सीधा आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 5 लाख डिवाइड बाय नेट सेल विच इज 10 लाख into 100, फाइनल आंसर कम्स टू 50% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकेंड हमें निकालना होगा नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हाँ ये अच्छा है, ठीक है। आप लोग अभी अभी फॉर्मूला का वीडियो देख के आए होगे, तो एक चीज देखे होगे पूरे क्वेश्चन में, पूरे वो फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में, आपकी मॉड्यूल में ही ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम का कोई रेशियो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है मॉड्यूल में जो फॉर्मूले में दी हो, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। अपॉन कैपिटल, देख लो फॉर्मूला आपको सीधा अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। आप कहीं भी मॉड्यूल में देख लो, स्कैनर में देख लो, ये वाला नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर जितने भी फॉर्मूले दिए हुए ना लाइन से लिस्ट में, वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब इस बंदे ने दे दिया है फॉर्मूला, आंसर से देख के अब हमको याद रखना पड़ेगा इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा ध्यान से देखेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। मैं स्पीड में लिखूंगा, थोड़ी सी राइटिंग गंदी होगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितना भी टोटल लॉन्ग टर्म फंड आपके बिजनेस में लगा है, फिर चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, टोटल लॉन्ग टर्म फंड जितना आपके बिजनेस में कैपिटल लगाया गया हो, फिर चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, दोनों को जोड़ देंगे। और ध्यान से देखेंगे कि पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है 5 लाख, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको माइनस, हाँ लेता हूँ थोड़ी देर में, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर दोगे, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, है ना। और प्लस करोगे ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको प्लस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो आएगा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये आपके बिजनेस के डे टू डे खर्चे हैं, हर दिन ये खर्चे मतलब रेगुलर बेसिस पे लगते रहते हैं, हर महीने हर क्वार्टर, मतलब रिपीटिंग नेचर का, बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे लगते रहते हैं, इसलिए ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बाकी दोनों नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट वो आपका ऑपरेटिंग, देखो लॉस तो है, आपका नेट प्रॉफिट तो कम होगा, डेबिट साइड में दिखाया हो ना, प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है ना। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का पार्ट नहीं है, प्लांट बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना हमारा बिजनेस नहीं है। बोलेंगे सर डिबेंचर टाइप का लोन होता है, लोन हमने लिया बिजनेस को चलाने के लिए ना बेटा, लोन तुमने लिया है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी थी। भाई जो लोग बिना लोन लिए बिजनेस करते हैं बिल्कुल करते हैं, बिना लोन के भी लोग बिजनेस करते हैं, तो उनको तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। आपके पास पैसे की कमी थी, आपने कहीं से लोन उठाया और उसमें आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो बिजनेस को चलाने के लिए आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे की कमी थी, आपने लोन लिया, उस वजह से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। लॉस एंड सेल ऑफ प्लांट तो कतई नहीं है, ठीक है। तो एडमिन और सेलिंग वाला खर्चा है,
अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ऑपरेटिंग इनकम। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, एक मटेरियल का एक फिनिश गुड्स का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को सेल करना हमारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको यही मान के चलना है ना, हमारा बिजनेस नहीं है शेयर्स बेचना, हमारा बिजनेस नहीं है। कई लोग का होता भी है भाई, लेकिन हमारा नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमको ये मान के चलना है। तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस खाली दो ही दिया हुआ है, 50,000 50,000, और ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है। तो खाली आपको क्या करना है, 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, 50,000 माइनस करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आ जाएगा आपका 4 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना भी लॉन्ग टर्म फंड आपके बिजनेस में लगा हुआ है, फिर चाहे वो डेट हो, कर्जा, या इक्विटी हो, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, फिर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या इक्विटी शेयर कैपिटल हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो, बैलेंस शीट देखो सब आएगा इसमें। बैलेंस शीट देखेंगे, मैं आपको बता दूं, ये चारों चीजें आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगी, है ना। मैंने क्या सिखाया कि भाई जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा आपके बिजनेस में लगा है, चाहे वो डेट हो, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट, चाहे वो इक्विटी हो। अब कई लोग बोलेंगे सर इक्विटी तो 1 लाख है, बस बात खत्म। नहीं भाई, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, ओनर का जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक टाइप का ओनर ही होता है भाई। ठीक है, रियल ओनर इक्विटी वाले होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाले ओनर तो है ना, तो वो भी इक्विटी में आएंगे, उन्होंने भी बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। और रिजर्व ये भी ओनर को ही बिलोंग करता है, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को बिलोंग करता है। तो आएगा तो सही ना, है ना। सॉरी, क्रेडिटर और बिल पेबल नहीं आएगा क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, बस वो दोनों नहीं आएगा, वो शॉर्ट टर्म है, वो करंट लाइबिलिटी है। तो खाली ये 4 आएगा, सॉरी हाँ ये 4 हुआ ना। तो सीधा चलो दिखा देते हैं अब इसमें, और क्या 1 लाख को 3 बार दिखाएंगे। अच्छा देखो, डेट मैं लिख दिया हूँ ना, डेट है आपका 2 लाख, और इक्विटी जो है, इक्विटी है 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस 1 लाख का रिजर्व, ये तीनों मिलाकर इक्विटी होता है। और डेट तो डिबेंचर होता है, 2 लाख आपको दिया हुआ है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे तो आपका बस आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके हाथ में आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके हाथ में आ जाएगा, विच इज मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, विच इज 80%, है ना। आपको पूरा 0 0 लगाना है। उसके बाद आपको अगला थर्ड पॉइंट निकालना है। थर्ड पॉइंट है करंट रेशियो, सबसे कॉमन सबसे इजी रेशियो। थर्ड पॉइंट करंट रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखेंगे करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स, तो उसमें आपके चार चार चीज़ें आएंगी, ये 4 आएंगी। देखो, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। हमें करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट मतलब जो 1 साल से कम के लिए हमारे पास पड़ा होता है, 1 साल के अंदर हम उसका बेनिफिट उठा के उसको खत्म कर देते हैं। बेनिफिट उठा के वो हो गया खत्म, स्टॉक हो गया। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बैंक बैलेंस और डेटा, ये सब आ जाएगा। 151, 51, 151, 50,000 और 1 लाख, ये आपके टोटल हो गए करंट एसेट्स। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी दो ही है, देखे थे, क्रेडिटर है और बिल पेबल है। क्रेडिटर और बिल पेबल 1 लाख और 50,000, 1 लाख और 50,000, तो टोटल हो जाता है कितना, देखो ये 2 3 4 हुआ, 4 लाख करंट एसेट्स हुआ, और 1.5 लाख का करंट लाइबिलिटी है। 4 लाख अपॉन 1,50,000, ये आया 2.67 टाइम्स। ये आपका फाइनल आंसर। ये सॉरी टाइम्स में नहीं आता है, आंसर में टाइम्स में दिया है, लेकिन याद करो पिछला वीडियो, करंट रेशियो जो होता है ना वो प्योर रेशियो में दिखाया जाता है। आपने डिवाइड तो कर दिया, 2.67 आया कैलकुलेटर में, इस टू 1, ये आपका फाइनल आंसर। टाइम्स में नहीं बताने, वो आंसर में था, मैंने देखा है ना, लेकिन आपको नहीं लेना, आपको 2.67:1 होता है। टाइम्स भी देगा तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली रेशियो में दिखाया जाता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है 3:2, है ना। चलो अगला हमको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। कितना आसान फॉर्मूला है, नाम में ही उसका फॉर्मूला दे दिया है, डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा ये आंसर में गलत किया है, ये ध्यान देना,
मतलब बुक का जो आंसर है वो इसमें गलत किया है। कैसा भाई, आपने फॉर्मूले देखे होंगे, फॉर्मूला तो इसका है डेट अपॉन इक्विटी, और अभी तो हमने देखा था डेट और इक्विटी में क्या क्या आता है। डेट के नाम पे इस क्वेश्चन में एक ही चीज दी हुई, डिबेंचर, जो कि है 2 लाख का। और इक्विटी मैंने बताया, इक्विटी में क्या क्या आती है, 3 चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 चीजें आई हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व, विच कम्स आउट टू बी 3 लाख। ये होना चाहिए आपका आंसर 2/3, 0.67:1, 0.67 आपका आंसर है (1). अब उसमें क्या किया है, शायद 5 लाख को लिया है, डेट को भी नीचे जोड़ दिया है, 2/5 किया है। हाँ वो देखो वही है, वो लिखा है लॉन्ग टर्म फंड, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, नीचे में इक्विटी आता है, लॉन्ग टर्म फंड नहीं आता है। ठीक है, वो गलत है, हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। डेट है 2 लाख और इक्विटी है 3 लाख, तो इट कम्स आउट टू बी 0.67:1। सही कर लो बुक में, ये नहीं होगा कहीं कहीं पर भी। आप गूगल में देख लो, स्कैनर में देख लो, ऐसा फॉर्मूला कभी आता ही नहीं है। भाई इक्विटी है तो नीचे में इक्विटी आएगा ना, और इक्विटी हम जानते हैं क्या है, वो 3 लाख का आपका इक्विटी है ना। तो 0.67:1 आपका आंसर है। अगला हमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेकिन कौन सा है, कौन सा क्या बोलोगे उसे, कौन सा क्या बोलोगे। अरे 2 स्टॉक दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक क्लोजिंग ओपनिंग दोनों ना, दोनों दो का दिया हुआ है। कैसा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसने तो बोल दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो हम कौन से स्टॉक का निकाले, मतलब रॉ मटेरियल का निकाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या फिनिश गुड्स का निकाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो रॉ मटेरियल का ही स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है। आगे देखो सिक्स्थ वाले में बोलता है फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो, वहां पे आपको फिनिश्ड गुड्स का निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे फिफ्थ वाले पॉइंट में रॉ मटेरियल का निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। फिफ्थ वाला पॉइंट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, विच इज बाय डिफॉल्ट रॉ मटेरियल का स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ठीक है, उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अगर आप रॉ मटेरियल की बात करो तो उसका फॉर्मूला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, मैंने सिखाया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये आपको करना है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते, वो सीओजीएस में होते हैं। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे ना, तब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड नहीं होता है, सीओजीएस में होता है। ठीक है, तो ये आ गया, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, चलो वैल्यू पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है कितना, मैं सीधा तीनों वैल्यू लेके जाता हूँ, 50 प्लस 3 लाख माइनस 1.5 लाख, 50 प्लस 3 लाख है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस 1.5 लाख है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 1.5 लाख ही है ना, हाँ। तो इससे आपका मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो कि आएगा 2 लाख। अब नीचे हमें चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच कम्स आउट टू बी 50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 लाख डिवाइड बाई 2 1 लाख हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 2, और कौन सा था, अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, किसी को याद होगा तो ये रेशियो टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स आपका आंसर रहेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, चेक करते हैं 2 टाइम्स कहाँ है फिर, ये रहा 2 टाइम्स। ठीक है, अगला आते हैं सिक्स्थ में, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट है फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं फिर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सीओजीएस हम पहले निकाल चुके हैं, याद करो 5 लाख सीओजीएस आया था पहले। 5 लाख कैसे आया था सीओजीएस, ये देखो ये है सीओजीएस, 5 लाख निकाले थे ना, 50 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1.5 लाख, ये वाले फॉर्मूले से
ये वाले फॉर्मूले से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 5 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो वही ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स अपॉन 2। 1 लाख है ओपनिंग फिनिश गुड्स और 1 लाख है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या हो जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, 1 लाख ही आएगा इसका आंसर। तो 1 लाख मैं लिख देता हूँ। फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद 5 टाइम्स फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स ये रहा, ठीक है। अगला निकालेंगे लास्ट लिक्विडिटी रेशियो। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लास्ट है 7th वाला लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। अब ये लिक्विड एसेट्स कैसे आता है, कुछ नहीं करना है। लिक्विड एसेट्स के लिए आपको क्या करना होता है, करंट करंट एसेट्स में से दो चीजों को माइनस करना है एक तो स्टॉक को माइनस कर देना है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है ये फॉर्मूला है। लिक्विड एसेट्स निकालने का तरीका है कि करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, लिक्विड एसेट्स आ जाता है। और ध्यान से एक बात सुनना जब भी आप लिक्विड रेशियो के लिए करंट लाइबिलिटी निकालते हो ध्यान से सुनना, जब भी आप लिक्विड, अभी लिक्विड रेशियो निकालना है ना हमको, तो लिक्विड रेशियो के लिए जब भी आप करंट लाइबिलिटी को लेते हो तो हम वो जो करंट लाइबिलिटी लेते हैं ना वो होता है एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को उसमें से माइनस कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइप की करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन जब लिक्विड रेशियो निकालोगे तब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना है, करंट लाइबिलिटी में उसको नहीं लेना है बैंक ओवरड्राफ्ट को। वैसे भी इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, आगे के लिए मैंने बता दिया, तो ठीक है। ऊपर मुझे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करंट एसेट्स आया था अभी यहाँ पे, करंट एसेट्स आया था यहाँ पर 4 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 लाख इक्वल्स टू में आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना नीचे नीचे, माइनस करूँगा स्टॉक। अच्छा पहले तो दो ऑप्शन दूंगा, कौन सा स्टॉक, पहले दो ऑप्शन देगा, ध्यान से सुनना, कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, सोचो आप लोग जवाब दो, सुनूंगा मैं। कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करूँ या क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को करना है। ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से किसी एक को ही माइनस करना है, जिसका जवाब है क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग भाई आप साल के एंड में निकालते हो, जो भी रेशियो एनालिसिस होता है साल के एंड में होता है, तो इसका जो स्टॉक माइनस होगा 150। अच्छा रॉ मटेरियल का माइनस होगा कि फिनिश गुड्स का माइनस होगा, चलो क्लोजिंग तो हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग में से सिर्फ क्लोजिंग का माइनस होगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का, दोनों का, दोनों का स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। 150 और 1 लाख दोनों ही माइनस होंगे, 150 और 1 लाख, ठीक है। और माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी आपकी 1,50,000 थी, उसमें से मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देता, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया ही नहीं है, उसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो कैसे माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 150, क्योंकि 4 लाख में से अगर मैं 2.5 लाख हटाऊंगा तो 150 ही बचेगा, आंसर आ जाएगा 1:1, 150 अपॉन 150, दिस कम्स आउट टू बी 1:1, ये आपका फाइनल आंसर, लिक्विड रेशियो का फाइनल आंसर 1:1 ये 1:1, ठीक। 7th हो गया, 8th में आते हैं फटाफट, टाइम अपने पास कम है। 8th में क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिया हुआ है ऑफ ₹10 ईच, और टोटल वैल्यू है उसकी 3 लाख, 3 लाख है ना। तो सबसे पहला सवाल ये 10% यहाँ पे क्या कर रहा है, इस 10% का रोल क्या है। 10% जो है ना वो उनका प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर का उसका फिक्स्ड डिविडेंड है 10%। बोले 10% किसका, हमेशा फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 10% कम्स आउट टू बी 30,000, दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड है 30,000, ठीक है। और दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, तो वो आप कैसे बताओगे, जो टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू 3 लाख, उसको आप डिवाइड कर दो वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर से, ये बुक वैल्यू है पर शेयर लिखा है ना 10 रुपीज ईच, 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है,
तो जैसे ही मैं टोटल को डिवाइड करूंगा 10 से, आपका नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा 30,000 शेयर्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों सेम हो, डिविडेंड और नंबर ऑफ शेयर सेम हो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, अभी कोइंसिडेंस है। अच्छा, इक्विटी शेयर दिया हुआ है ₹10 ईच, तो इसका भी नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते हो। 8 लाख डिवाइड बाई 10 जो हो जाएगा 80,000, ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, काम आएगा आगे, है ना। आगे देखो, आगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 2,70,000 विच इज आफ्टर टैक्स एट 35%, मतलब 35% का टैक्स माइनस होने के बाद, आफ्टर बोला है ना, टैक्स 35% टैक्स माइनस होने के बाद आपका प्रॉफिट बचा है 2,70,000, तो टैक्स माइनस होने के बाद का है। वही तो हमको चाहिए, वही तो हमको चाहिए, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ 60,000 का। इक्विटी डिविडेंड पेड देखो, आपके मन में एक डाउट नहीं आया, सर प्रेफरेंस डिविडेंड तो ये है 10%, प्रेफरेंस डिविडेंड 10% है, इक्विटी का डिविडेंड कहाँ है, यहाँ दिया है, ये देखो, इक्विटी डिविडेंड पेड 20%, इक्विटी को आपने 20% का डिविडेंड पे किया है, विच इज 8 लाख का 20%, 1,60,000 आपने दिया है इनको। दिस इज डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड, ईडी लिख दिया मैंने, अरे ईडी ना आ जाए मेरे घर पे, ओह। तो 8 लाख का 20%, 1,60,000 हो गया। अच्छा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 50 रुपए, ओ, क्योंकि आप लोग अगर शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो शेयर को बुक वैल्यू पे थोड़ी ना खरीदा बेचा जाता है, ये बुक वैल्यू है, 10 रुपए ईच, 10 रुपए, ये बुक वैल्यू है। लेकिन इक्विटी शेयर, ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस जो है ना, मार्केट वैल्यू, वो है 50 रुपए। मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिख देता हूँ, 50 रुपए। हाँ, बुक वैल्यू 10 है, डिवाइड हमको 10 से ही करना था, 8 लाख डिवाइड बाय 10, डिवाइड हमेशा बुक वैल्यू से होता है, ध्यान रखना। 80,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, और जो मार्केट वैल्यू है वो 50 है, लेकिन हाँ 5 गुना ज़्यादा, 10 रुपये उसकी बुक वैल्यू है इक्विटी शेयर की, लेकिन एक्चुअल में मार्केट वैल्यू 50 रुपये है। अच्छी कंपनी, 5 गुना उसका ज़्यादा चल रहा है, वैसे तो लाखों लाखों रुपये चलता है एक शेयर का, ठीक है, 50 रुपये है। You are required to compute the following showing necessary workings। पहला निकालना है आपको, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब इसका मतलब क्या होता है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर में आपने कितना डिविडेंड, कितना परसेंट का आपने डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो बोलेंगे 20%, अरे नहीं 20% तो वो है, अच्छा एक सेकंड, आंसर तो नहीं, वो नहीं आएगा। देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। बोले ना डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, डिविडेंड यील्ड रेशियो है ये, याद करो, ये फॉर्मूला हमने बताया है पहले। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला, डिविडेंड यील्ड रेशियो, एलडी आएगा यहाँ पे, यील्ड रेशियो का जो फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अब डीपीएस इक्विटी का देखेंगे ना, इक्विटी का डिविडेंड था कितना, इक्विटी का टोटल डिविडेंड था 1,60,000, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 80,000 शेयर्स से, तो आपका आ जाएगा ना डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड 1,60,000 है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000 है, आप उसको डिवाइड कर दो, 1,60,000 डिवाइड बाई 80,000, तो डिविडेंड पर शेयर ₹2 पर शेयर, है ना। तो ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई डिविडेंड, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग एग्जाम में कि डिविडेंड पर शेयर आया कैसे, बोले 1,60,000 अपॉन 80,000, वो कैसे आया, 1,60,000 कैसे निकाले थे आप, 8 लाख का 20% निकाले थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिविडेंड आपने दिया 20%, 20% होता है हमेशा फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू 8 लाख, और डिवाइड करना है आपको इसको नंबर ऑफ शेयर से। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे आया, 8 लाख को आपने डिवाइड किया 10 रुपीज़ की बुक वैल्यू से, तो आया 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो 1,60,000 का आपने टोटल डिविडेंड दिया है, टोटल डिविडेंड, आपको डिविडेंड पर शेयर चाहिए, तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप उसे डिवाइड कर दो, आ जाएगा। 80,000 कैसे आया, इससे आया, ठीक है, और आ गया आंसर डिविडेंड पर शेयर का ₹2 पर शेयर। डीपीएस आ गया, एमपीएस तो क्वेश्चन में दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर तो क्वेश्चन में दिया है 50। तो बस बात खत्म करते हैं। फॉर्मूला लिख दे, नाम लिख देते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100,
2/50 इंटू 100, ये आएगा 4%। 2/50%, हाँ 4%, ये आपका आंसर डिविडेंड यील्ड रेशियो का। आगे दिया हुआ है, आपको निकालना है। देखो ये चीज़ ना कहीं पर भी आपके वो फॉर्मूले में नहीं दी है। जितने भी फॉर्मूले हैं हमने जो सीखे हैं मॉड्यूल से, मतलब स्कैनर तो अभी चालू कर गए, मॉड्यूल से हमने जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं पिछले वीडियो में, वहाँ पर इस नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो बोलेंगे सर आप तो आधा अधूरा पढ़ाते हो। अरे बुक में बेटा वो लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन में पटक देगा। थोड़ा सा दिक्कत देता है सीएमए इंस्टीट्यूट। इसको पहले ही फॉर्मूला बता देना था बच्चों को, बाद में क्वेश्चन में पुट करना था। नहीं, ये सीधा बिना फॉर्मूले बताए क्वेश्चन में पुट करता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, इसका लॉजिक क्या है, और फिर आप लोग को याद रखना है इसको। आपको ये पूछा है कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। कवर 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 फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी, दोनों का अलग अलग निकालना है। प्रेफरेंस डिविडेंड का अलग निकालना है, इक्विटी डिविडेंड का अलग निकालना है। और कवर निकालना है, इसका मतलब क्या, वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप चाहो, अगर आप अपना पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के नाम पर बांट दो, तो आप अपना प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड कितनी बार दे पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो, मैं अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो आप 100 रुपये कमाए हो, 100 रुपये जो है ना आपका प्रॉफिट है, आपने 100 रुपये कमाया है। अब इसमें से आपको डिविडेंड देना है सिर्फ 20 रुपीज़, डिविडेंड देना है सिर्फ 20 रुपीज़। तो अगर 100 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने 20 रुपये का डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो हाथ में कितना बचेगा, 80 बचेगा। हाँ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा 100 रुपये अगर आप डिविडेंड देने में ही खत्म कर दो, मतलब इसमें से आप बार बार डिविडेंड दो, असली में एक ही बार देंगे, ये एजम्पशन है, मैं एजम्पशन बता रहा हूँ। इससे अगर एक बात समझो, मैं आपको सीधा फाइनल आंसर पे लेके आता हूँ। डिविडेंड वैसे तो आपको 20 रुपये ही देना है, एक ही बार देना है, लेकिन मैं बोलूँ कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कितनी बार दे सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बार आप डिविडेंड दे सकते हो। देखो आप पहली बार 20 रुपये दे सकते हो, हाँ। दूसरी बार फिर से उसी दिन दूसरी बार आप 20 रुपये, मैं बोलूँगा मैं नहीं दूंगा डिविडेंड, अरे दूसरी बार क्यों दूँ, अरे देना नहीं बोल रहे हैं। अगर दे सकोगे, अगर दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं, तीसरी बार भी 20 रुपये दे सकते हैं, हाँ। चौथी बार, हाँ। पांचवी बार 20 रुपये दे सकते हो, हाँ। छठवीं बार नहीं दे पाओगे क्योंकि पैसा ही नहीं है आपके पास। पैसा 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये में से अगर मैं पूरा बार बार डिविडेंड दूं, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 बार बार 100 रुपये में से 20 रुपये डिविडेंड दूं, तो कितनी बार आप डिविडेंड दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो। क्योंकि 5 बार आप 20 रुपये दोगे तो आपके 100 रुपये का प्रॉफिट वहीं पर खत्म हो जाएगा। छठवीं बार, 6th टाइम आप अपना 20 रुपये नहीं दे पाओगे क्योंकि 120 आपके पास नहीं है ना। तो 5 टाइम्स इज द फाइनल आंसर। 5 टाइम्स आपका फाइनल आंसर रहेगा कवर फॉर डिविडेंड। कैसे आएगा, अच्छा एग्जाम में 5 कैसे आएगा, 5 आएगा 100 और 20 को आपने आपस में क्या किया कि 5 आ गया, डिवाइड किया। 100 और 20 को आपने आपस में डिवाइड किया तो आ गया 5 टाइम्स की 5 बार। आप अगर चाहो ना अपने, अगर आप अपने पे आ जाओ और बार बार डिविडेंड देना चाहो, तो आप उसी डिविडेंड को, 20 रुपये के डिविडेंड को 5 बार दे सकते हो क्योंकि आपके पास 100 रुपये है। 25 से 100 होता है और 100 डिवाइड बाई 25 होता है, आपको 100 डिवाइड बाई 20 दिखाना है, तभी तो 5 टाइम्स आएगा आंसर। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन डिविडेंड, ये फॉर्मूला है, यही है प्रॉफिट अपॉन डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस का अलग निकालना है, इक्विटी का अलग निकालना है। तो चलो प्रेफरेंस के लिए पहले निकाल लेते हैं। मैं निकालता हूँ कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट अपॉन डिविडेंड। अब प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,70,000, ध्यान रखना। और प्रेफरेंस देखो, क्योंकि आप कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल रहे हो, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड ही आएगा, इक्विटी या फिर दोनों को ऐड करके मत लिख देना। अगर आप कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल रहे हो तो खाली प्रेफरेंस डिविडेंड को ही नीचे रखोगे और नहीं रखोगे। 30,000 दिस कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स। आप अगर अपने पे आ गए ना, तो 2,70,000 रुपये जो आपका टोटल अमाउंट है, अगर आप उसमें से डिविडेंड देते जाओ बार बार 30,000, दूसरी बार 30,000, तीसरी बार 30,000, चौथी बार 30,000, ऐसे करते करते आप 9 बार दे सकते हो। तो 30,000 इंटू 9 करोगे, 2,70,000 रुपये आपका खत्म हो जाएगा। मतलब हमको प्रॉफिट खत्म करना है, अगर मैं चाहूँ तो प्रॉफिट खत्म करके कितनी बार दे सकता हूँ, 9 बार दे सकता हूँ। अगर मैं अपने पे आ गया ना किसी को देने के लिए, 9 बार दे सकता हूँ डिविडेंड।
और वैसे ही मैं निकालूंगा कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, तो नीचे में अब इक्विटी डिविडेंड आ जाएगा, नीचे में इक्विटी डिविडेंड आ जाएगा 1,60,000 है ना, और ऊपर आएगा वही अपना प्रॉफिट। हैं ये क्या है सर 2,70,000 है प्रॉफिट, उसी को लिखो ना यहाँ पे। बेटा नहीं, 2,70,000 का प्रॉफिट था ना, वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले का था, 30,000 प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो वो तो आप दे दोगे ना, एक ही बार दोगे। बोलेंगे सर हम तो 9 बार, अरे बेटा 9 बार देने कौन बोला, मैं ये बोला 9 बार देना नहीं है। आप बोलोगे सर 9 बार आपने 30 हजार दिया तो आपका 2,70,000 तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली तो आप एक ही बार दोगे डिविडेंड, बस आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने पे आ गए तो कितनी बार दे सकते हो, 9 बार दे सकते हो, वो ठीक है। असली में पेमेंट तो एक ही बार होगा ना डिविडेंड का, प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो 2,70,000 में से 30,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आपने माइनस कर दिया। इक्विटी वालों के लिए कितना बचा, 240 बचा, इसलिए मैंने 240 लिखा है। और नीचे में डिविडेंड आ जाएगा 160। इसका मतलब आप अगर अपने पे आ गए ना, अगर अगर अपने पे आ गए, देखो प्रैक्टिकली असली में तो एक ही बार दोगे, लेकिन अगर आप अपने पे आ गए 2,40,000 को पूरा दे दोगे बार बार, 1,60,000 1,60,000 ऐसे आप 4 बार दे पाओगे, क्योंकि 24 अपॉन सॉरी मैं 6 सोच लिया, सॉरी 24/16 कितना होता है, 1.5 होता है। आप 1.5 बार अपना डिविडेंड दे सकते हो, मतलब 1.5 बार, पहले एक बार दोगे फिर आधा दोगे, ऐसा है, ऐसा है। एक बार पूरा डिविडेंड दोगे, दूसरी बार में आप आधा डिविडेंड दोगे, क्योंकि 1.5 है, 1.5 टाइम्स इज द आंसर। कहाँ है, कहाँ है 1.5, 1.5 टू कहाँ से आ जाएगा भाई, 240/160 है, हाँ वही तो है, पागल आदमी एकदम। 1.52 लिखा है, वाह, 1.5 आएगा इसका आंसर, ठीक। इसके बाद आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो कि इक्विटी वालों के लिए निकाला जाता है। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर, ये आप याद करो, इनकम स्टेटमेंट में हमने किया था, याद है इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें से हम किए थे। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है अपने पास, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल अर्निंग नहीं लेना, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेना है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकाला जाता है, इसलिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो हम निकाल चुके थे, वही 2,40,000, टोटल प्रॉफिट 2,70,000, जिसमें से अपने प्रेफरेंस वाले डिविडेंड को माइनस करना है, तभी आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम निकाल चुके हैं, 80,000 शेयर्स, और दिस इज रुपीज। इसका आंसर आ जाएगा ₹3 पर शेयर। आपने एक शेयर में 3 रुपए की कमाई की है पर शेयर, ठीक। और इसके बाद हमको लास्ट में निकालना है, जल्दी आ भाई, टाइम नहीं है, ईपीएस के बाद हमको निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस इंटू नहीं, बस एमपीएस अपॉन ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है एमपीएस। देखो प्राइस बोला ना, प्राइस ऊपर रहेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर आएगा, और अर्निंग बोलते हैं मतलब अर्निंग पर शेयर नीचे आएगा, प्राइस पहले है, ये देखो प्राइस ऊपर आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर आ जाएगा, और अर्निंग बाद में, अर्निंग नीचे आएगा, अर्निंग पर शेयर नीचे आएगा, एमपीएस अपॉन ईपीएस, है ना, इंटू 100 करते हैं, कभी नहीं करते हैं, जनरली नहीं किया जाता है। तो एमपीएस है चलो 50 रुपये, ईपीएस अभी आपने निकाला 3 रुपये, एमपीएस क्वेश्चन में दिया, ईपीएस आपने अभी निकाला 3, 50/3, 16 पॉइंट क्या आएगा, 16.66, दिस इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो। बस इतना ही लिखना, आगे पीछे कुछ नहीं लिखना, 16.67 टाइम्स, ठीक है, लगा दो टाइम्स। टाइम्स मतलब क्या होता है, उतना गुना वो ज्यादा है, बोलते ना 2 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो ये 16.67 टाइम्स ज्यादा है। चलो नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ में आते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, क्योंकि जगह मुझे नाइन्थ के लिए लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रहेगा, किसी को नहीं समझ आता है, पहला ऑप्शन
स्लो करके देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन, मुझे मैसेज कर सकते हो, सर स्पीड है नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा स्लो आराम से बताइए, कमेंट में मार डाल दो और मैसेज कर दो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप ही लोग के लिए तो हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 9th वाला देखते हैं। द फॉलोइंग आर द रेशियोज रिलेटिंग टू एक्टिविटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। डेटा वेलोसिटी दिया है 3 मंथ्स, स्टॉक वेलोसिटी दिया है 8 मंथ्स और क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मंथ्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में आपको निकाल कर दे दिया 25%। आगे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर ऑफ 31 दिसंबर 2021 अमाउंट्स टू 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया 4 लाख रुपीज का। उसके बाद आपको जानकारी दिया है कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। फाइनल आंसर नहीं दिया है, ये बता रहा है कि साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है। बोले कितना ज़्यादा है, 10,000 रुपीज़ ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो ये जानकारी काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी, ठीक है, देखेंगे उसको। फिर लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल अमाउंट टू 25,000 एंड बिल पेबल अमाउंट टू 10,000। बिल रिसीवेबल 25,000 है, बिल पेबल 10,000 है। फाइंड आउट, पहला पॉइंट बोलता है सेल्स, तो सेल्स तो बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। सेल्स आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 1 2 3 4। भाई सेल्स किस में आता है, सोचो ना। सेल सेल सेल, टोटल सेल, सेल मतलब टोटल सेल किस में आता है, नेट सेल, वो सब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है 25%, जीपी आपको दिया हुआ है 4 लाख अपॉन सेल। हाँ तो बस। अच्छा देखो यहाँ पे इंटू 100 मत लिखना, हो गया ना भाई। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, इंटू 100 लिख देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, आंसर गलत आता है। क्योंकि एक बात समझो, यहाँ पर इंटू 100 है, इंटू 100 होने से, इंटू 100 करने से होता क्या है, जो भी आंसर है वो परसेंटेज में आ जाता है। अरे तो मैंने लिख तो दिया है परसेंट में, लिख तो दिया है परसेंट में, ये जो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया ना, परसेंट में आ गया ना आंसर। अब यहाँ पर इंटू 100 आपको नहीं करना है, ठीक है। एक बार करके दिखाता हूँ, देखना आंसर आप खुद समझ जाओगे कि आंसर गलत है, आप खुद समझ जाओगे। देखो फॉर्मूले में इंटू 100 है, अब वैल्यू हमको परसेंट में दे दिया, 25% हमको दिया हुआ है आंसर में। तो क्योंकि परसेंट में आप लिख चुके हो तो इसलिए यहाँ पर इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। मैं करके बताता हूँ, आप खुद पता चल जाएगा आंसर गलत है, खुद पता चल जाएगा। देखो कैसे, इक्वल्स टू, अब देखो सेल मेरे को चाहिए ना, तो कुछ नहीं होगा, सेल उधर जाएगा और 25% इधर नीचे आ जाएगा। मतलब सेल इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइड बाई 25%, परसेंट है उसको भूलना मत, इंटू 100, यही तो गलती है। करोड़ों में आ जाएगा, देखना ये गलत है, इंटू 100 नहीं करना है। क्योंकि आप परसेंट का बटन जैसे ही दबाओगे ना, कैलकुलेटर में परसेंट का बटन होता है उसको दबाना, 4 लाख डिवाइड बाई 25, परसेंट का बटन आप दबाए ना, आंसर आ गया 16 लाख। 16 लाख ही आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। अब आप उसमें इंटू 100 कर दोगे तो वो कितना, 16 करोड़ हो जाएगा, है ना, 1 करोड़, हाँ 16 करोड़ हो जाएगा, गलत है वो। इंटू 100 आपको वैल्यू जब पुट कर दिया ना, फॉर्मूले में इंटू 100 होता है, फॉर्मूले में इंटू 100 है, लेकिन जैसे ही मैंने वैल्यू पुट किया, जीपी परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया, इसका मतलब क्या, इंटू 100 हो चुका है। आपको इंटू 100 नहीं करना है, खाली ये करना है 4 लाख डिवाइड बाई 25%, जिसका आंसर आ जाएगा 16 लाख। हाँ 16 लाख आया ना, 16 लैक्स, ये आपका आंसर है सेल का। ठीक है, आगे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालने बोला है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, आप देखो ना, स्टॉक किस में यूज होता है, आप बाकी के फॉर्मूले देखो, स्टॉक किस में यूज किया जाता है। डेटर वेलोसिटी में स्टॉक का इस्तेमाल नहीं होता है, क्रेडिटर वेलोसिटी में स्टॉक का इस्तेमाल नहीं होता है। स्टॉक वेलोसिटी में मतलब जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसमें स्टॉक का काम आता है, ठीक है। तो मैं स्टॉक वेलोसिटी का मंथ, देखो 8 मंथ्स दिया हुआ है, स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है 8 मंथ्स, उसका मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, स्टॉक वेलोसिटी बोलेगा है तो ध्यान देना, स्टॉक वेलोसिटी जो दिया हुआ है 3 मंथ्स दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं स्टॉक लिख देता हूँ, चलो स्टॉक वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है।
वेलोसिटी बोले ना, वेलोसिटी मतलब कितने महीने तक आपका स्टॉक आपके पास पड़ा रहता है। तो अब देखो स्टॉक वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 3 मंथ्स, और जिसके देखो 12 मंथ्स तो फॉर्मूले में है, 12 मंथ्स ऐसा मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा है, वो फॉर्मूले में है क्योंकि साल में 12 महीना होता है, डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वहाँ जाएगा 12 मंथ्स अपॉन 3 मंथ्स, तो ये आ गया 4, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया 4 टाइम्स, आंसर टाइम्स में आता है। अब जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, ये तो चलो मैंने स्टॉक वेलोसिटी के मदद से मैंने 4 टाइम्स निकाल लिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब इसका जो असली फॉर्मूला है वो क्या था, असली फॉर्मूला इसका क्या था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ऐसे ही था ना फॉर्मूला। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे दिया हुआ है 4 टाइम्स, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा पता है, इस क्वेश्चन में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे आएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से आएगा। आपको सेल भी मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम है ना, तो पता है इसका एवरेज स्टॉक आ जाएगा, आपका एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, एवरेज स्टॉक को वहां चले जाऊंगा, 4 को नीचे ले आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो यूज करने से एवरेज स्टॉक उधर चले जाएगा एलएचएस में ऊपर, और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। और वैल्यू भी पुट कर देता हूँ मैं सीधा, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू सेल से आपका 16 लाख, जीपी आपका 4 लाख अपॉन 4, विच कम्स आउट टू बी 3 लाख। 16 में 4 गया 12, 12 अपॉन 4 3 लाख। एवरेज स्टॉक आपका आ गया 3 लाख। हमें क्या निकालना है, हमको तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, खत्म नहीं हुआ। अब आप एवरेज स्टॉक का एक्चुअल फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्टॉक तो ये आपने इनडायरेक्टली निकाला है इन स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से। अब जो एवरेज स्टॉक का एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्चुअली में जो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। अब एवरेज स्टॉक की वैल्यू हमने अभी अभी निकाले, उसको मैं पुट कर देता हूँ 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही नहीं पता है, हाँ दोनों ही नहीं पता है, लेकिन ये पता है क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय ₹10,000। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 10,000 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। कितने से ज़्यादा है, बोले 10,000 से ज़्यादा है। तो लेट द ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, ओपनिंग स्टॉक को आप एक्स मान लो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस 10,000 हो जाएगा, क्योंकि वो x से 10,000 ज्यादा है। x तो ओपनिंग स्टॉक है ना, अब ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि x जो है, x तो है ही है, उसके ऊपर प्लस 10,000 करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सिर्फ x प्लस 10,000 लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, गलत आएगा आंसर। x तो ओपनिंग स्टॉक खुद है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, उस x में 10,000 ज्यादा, इसलिए x प्लस 10,000 किए हैं और डिवाइड बाई 2, है ना। अब मैं सीधा चलो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व दिखाई देता हूँ कैसे होगा। 3 लाख इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख हो जाएगा, 2 लाख यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये जो 10,000 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस कर देता हूँ 10,000, इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, पहले तो पहले तो माइनस कर दिए, 6 लाख माइनस 10,000, 5,90,000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2x है ना, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 590 अपॉन 2, 2,95,000, ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है ये, ऐसे लिखना, ओपनिंग फुल फॉर्म में लिखना, ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 2,95,000, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक को x माना था। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था x में 10,000 ज़्यादा, मतलब 2,95,000 में 10,000 ज़्यादा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, तो इसका आंसर आ गया 3,05,000। क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल आंसर 3,05,000। ठीक, आगे आते हैं। तो सन्डरी क्रेडिटर आपको निकालने बोला है। अब सन्डरी क्रेडिटर बोले मतलब क्रेडिटर वेलोसिटी काम आएगी, और क्या, क्रेडिटर वेलोसिटी ही काम आएगा हमारे में, है ना, जो कि आपको मंथ्स में दिया हुआ है। बस ऐसे ही चलना है, जो फॉर्मूला दिया है उसको पुट करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। भाई क्रेडिटर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 मंथ्स, अब उसका फॉर्मूला पुट करो, कुछ ना कुछ तो आएगा।
लिखेंगे क्रेडिटर वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है। 12 मंथ्स फॉर्मूले में ही है। अब इसका इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 मंथ्स इक्वल्स टू 12 मंथ्स अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो आपका आ जाएगा 6 टाइम्स। 12/2 करोगे 6 टाइम्स आपका आ जाएगा। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला पुट करेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज, ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही चलूंगा मैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं समझ आएगा, पहला ऑप्शन रिवाइंड कर सकते हैं, उसके बाद मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय वो अपना एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, मतलब ट्रेड पेबल आता है बेसिकली। तो ट्रेड पेबल कैसे आता है? क्रेडिटर प्लस बिल पेबल करने से आता है ट्रेड पेबल। तो मैं सीधा प्लस करके दिखा रहा हूँ अलग अलग, है ना। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको दे दिया है 6 टाइम्स, हमने निकाला अभी, ठीक है। अब क्रेडिट परचेस आपको निकालना है। परचेस कितने का माल आपने परचेस किया, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको उसको निकालना पड़ेगा। और वो भी आपको क्वेश्चन में फेयर में दिखाना है कि भाई क्रेडिट परचेस कैसे आया। मैं बताता हूँ परचेस कैसे आया, फॉर्मूला है उसका। अरे परचेस का फॉर्मूला, अरे सीओजीएस का फॉर्मूला है। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस का फॉर्मूला, इससे आपका परचेस निकलेगा। क्योंकि सीओजीएस आप जानते हो, सीओजीएस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं पे पुट किया था। सीओजीएस आपका ये देखो 12 लाख, सीओजीएस आया था ना, सेल माइनस जीपी, 16 लाख माइनस 4 लाख, 12 लाख, 12 लाख का है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये है 12 लैक्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक आपने अभी निकाला था 2,95,000 ओपनिंग स्टॉक आपने अभी निकाला 2,95,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला 3,05,000। तो 2,95,000 ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेस हमें नहीं पता, वही तो हमको निकालना है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं पता तो वो नहीं दिया हुआ है, जीरो नहीं दिया हुआ है। तो सर ऐसा करो ना, परचेस नहीं दिया हुआ वो भी जीरो। अरे बिना परचेस किए कैसे अब काम करोगे झकले लोग। तो ठीक है, 2,95,000 को ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कितना होगा, निकाले थे 3,05,000, बस इससे आपका परचेस निकल जाएगा। परचेस की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख में आप माइनस करोगे 2,95,000 और प्लस करोगे 3,05,000, तो परचेस आपका आ जाएगा 12,10,000। अच्छा ध्यान से सुनना, ये क्रेडिट परचेस है, आ गया क्रेडिट परचेस 12,10,000, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। और वो आपको फेयर में दिखाना है, वो रफ वर्क नहीं था, वो फेयर वर्क है ना। अपॉन में आएगा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर मेरे को नहीं पता है इसमें, अरे वही तो निकालना है, लिख दो ना क्रेडिटर, वही तो निकालना है। प्लस बिल पेबल मुझे मालूम है, बिल पेबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल पेबल, बिल पेबल बिन सजने की माने ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10,000 आपको दिया हुआ है बिल पेबल, ठीक है, दिल पेबल नहीं बिल पेबल। 10,000 अपने को दिया है, 10,000, कुछ नहीं करना है। क्रेडिटर प्लस 10,000 दिस इज अ सिंगल टर्म, पूरा उठा के वहां ले जाएंगे, ऊपर एलएसिस में आ जाएगा, मतलब क्रेडिटर प्लस 10,000 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 12,10,000 और अपॉन 6 है नीचे आ जाएगा, 6 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जगह चेंज, है ना। और फाइनली क्रेडिटर कैसे आएगा कि जो भी ये डिवाइड है, अभी मैं डिवाइड एक साथ करूंगा, डिवाइड माइनस एक साथ कर देंगे। ये जो 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6 है, इसको मैं पहले करूंगा, बॉड मास का रूल है, और जो प्लस 10,000 है वहां जाके माइनस 10,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 12,10,000 डिवाइड बाई 6 माइनस 10,000, इट हैज केम 1,91,667। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर आ गया। तो 9th वाला अपना खत्म, इलस्ट्रेशन 9 खत्म, ठीक। इसके बाद एग्जाम में एक चीज इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्कोर में से सिर्फ एल्टमेंस जेड स्कोर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एक दो और दिया हुआ है वो किसी काम का नहीं है। एल्टमेंस जेड स्कोर एग्जाम में पूछता है ना। अब ये एल्टमैन क्या है, एल्टमैन एक बंदा था, उसने एक अलग सा एक विचित्र एक इक्वेशन बनाया, एकदम विचित्र, आउट ऑफ एनी लॉजिक, अपने मन से बनाया, उसने सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन किस लॉजिक से बनाया वो थोड़ी बताते हैं लोग। साइंटिस्ट था वो, है ना। अब देखो बोलेंगे साइंटिस्ट है सर, साइंटिस्ट साइंटिस्ट हम कोई कॉमर्स का फॉर्मूला सिखा गए, इतने बुरे दिन आ गए, ऐसा बात नहीं है भाई। जो भी कोई इन्वेंशन करने वो साइंटिस्ट ही कहलाता है ना।
साइंटिस्ट मतलब ये नहीं जो साइंस पढ़ता है एक्सपेरिमेंट करता है, साइंटिस्ट वो होता है जो किसी भी चीज़ की खोज करता है, डिस्कवरी करता है, तो वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो इस बंदे ने इस फॉर्मूले की डिस्कवरी की, हाँ ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला। बोले ये क्या है, ये क्या है, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो नंबर्स आपको दिखेगा ना, जेड, जेड मीन्स अल्टमैन्स जेड स्कोर। ये फॉर्मूला है 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5, ये फॉर्मूला है। अब ये x1 x2 x3 x4 x5 क्या, ये तो क्वेश्चन में बताया है, ये आपको याद रख के चलना, सॉरी क्वेश्चन में नहीं बताया, ये मतलब बुक में बताया है, क्वेश्चन में नहीं बताएगा, आपको याद रख के जाना है। x1 मतलब क्या है, x2 मतलब क्या है, x5 मतलब क्या है, ये आपको याद रख के जाना है। और उसके साथ जो नंबर जुड़े हुए हैं वो भी आपको याद रख के जाना है। नंबर आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हो, मैंने एक शॉर्टकट सोचा। नंबर देखो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, 12 14 33 6 10, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। 12 14 33 6 10, हाँ 6 में आपको 06 लिखना है, सिर्फ 6 नहीं लिखना है। ये नंबर आपको रट के जाना पड़ेगा, इसका मतलब लॉजिक जो भी होगा वो एल्टमैन के साथ ही चले गया, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना है फॉर्मूला, सीधा मार्क्स पाना है। तो ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, 12 14 33 6 10, ठीक है, बार बार बोलो, 5 बार याद हो जाएगा, 12 14 33 6 10, 12 14 33 6 10, सबके बीच में पॉइंट लगा देना, 1.2 1.4 3.3 0.6 1.0, 12 14 33 6 10, और बाकी क्या है, x1 x2, और सबके बीच में प्लस रहेगा, x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1.0 x5, ठीक है, ये z का वो बन गया फॉर्मूला है। अब ये x1 x2 x3 क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये भी आपको याद रख के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखो x1 का मतलब है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का अपॉन, मतलब वो अपॉन अपॉन का साइन है, डिवाइड है, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, याद रख के जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। x1 मतलब वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, x2 मतलब रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स, x3 मतलब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT अपॉन टोटल एसेट्स, फिर x4 है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी, वाह क्या क्या तो मस्त मस्त है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी, ठीक है भाई। और x5 का मतलब है सेल अपॉन टोटल एसेट्स। लॉजिक अगर कुछ निकलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताता, ज़रूर आगे भी बताऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब ठीक है ना, वो बना के चले गया है। अब देखो ना, अब एक बात को समझो, दिन में 24 घंटा ही क्यों होता है, 30 या 20 क्यों नहीं होता, राउंड फिगर 24 कहाँ से आ गया, 20 या 30 लेते समझ आता, राउंड फिगर 50 लेते, 100 लेते भाई, एक घंटे में, एक दिन में 100 घंटा होता है, ऐसा लेते ना, 24 ही क्यों लिए, जिसने बनाया वो बना के चले गया, क्या सोच के उसने 24 लिया फर्स्ट टाइम, हमें नहीं जानना, हमें नहीं पता। अब ठीक है ना, मतलब अब मान के चलो कि ये कैलकुलेटर 1 kg का है, मान के चलो कि ये कैलकुलेटर 1 kg का, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये 1 kg का है, तो ये किसने डिसाइड किया, किस लॉजिक से डिसाइड किया कि इतने वजन को ही 1 kg बोला जाएगा, कम ज़्यादा क्यों नहीं सोचा, मतलब मान के चलो ये 1 kg का है, तो इतना ही ये जो वजन है, इसी इसी वजन को 1 kg बोलेंगे, ऐसा क्यों, इसको आप आधा kg बोलो, इसको आप 5 kg बोलो, इतने वजन को आप 1 kg ही क्यों बोलोगे, मतलब वो 1 kg किस हिसाब से उसने सोचा होगा, नो लॉजिक भाई, याद रखना पड़ेगा। पहले तो नंबर याद करना पड़ेगा, 12 14 33 6 10, और फिर इसके बाद x1 x2 x3 5, ठीक है, लेकिन वो x1 x2 है क्या, ये सब है, ठीक है। तो और आगे देखो, अच्छा जेड एल्टमैन ने ये भी बोला, एल्टमैन बोला, एल्टमैन एल्टमैन ने ये भी बोला, एल्टमैन ने ये बोला कि अगर आपका जो स्कोर है ना, ये जो फॉर्मूला सॉल्व करने से जो आपका स्कोर आएगा, अगर वो स्कोर 2.99 से ज़्यादा है, इफ़ योर जेड स्कोर इज मोर देन 2.99, इसका मतलब आप बहुत सक्सेसफुल फर्म हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फर्म हो, है ना, नॉन फेल्ड नॉन डिस्ट्रेस्ड फर्म, नॉन फेल्ड ना, आप फेल नहीं हुए हो, सक्सेस हुए हो, 2.99 से ज़्यादा है भाई, अच्छी बात है, आपका स्कोर ज़्यादा है, मतलब सक्सेसफुल फर्म हो। लेकिन अगर 1.81 से कम है, इफ़ योर जेड स्कोर इज लेस देन 1.81, तो आप फेल्ड फर्म हो, आप फेल कर चुके, आप बिजनेस बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है बिजनेस चलाने का, बंद कर दो, 1.81 से भी स्कोर कम है, बंद कर दो, ऐसा उसने बोला। हाँ,
लेकिन अगर 1.1 1.81 और 2.9 के बीच में है, क्वेश्चन वो क्या लिखा है, इफ जेड स्कोर इज मोर देन 1.81 बट लेस देन 2.99, मतलब 1.81 2.9 के बीच में है, इसका मतलब अब एल्टमैन ने बोला कि दिस डेटा इज नॉट सफिशियंट, वो नहीं बता पाया। तो भाई बीच का थोड़ी होता है, या तो तुम सक्सेस होगे या तो तुम फेल होगे, है ना। बीच में ठीक है, बीच में स्ट्रगल होता है, लेकिन स्ट्रगल से तो डिसाइड हो जाता है कि आप सक्सेस होगे या फेलियर पाओगे, है ना। फेलियर पाना होता है भाई, बिना फेलियर के कोई सक्सेस नहीं होता ना। सीख लो लाइफ लेसन, बिना फेलियर के कोई सक्सेस नहीं होता भाई। तो अब अगर 3 पॉइंट अगर अगर 2.99 से ज़्यादा है तो आप सक्सेसफुल हो, 1.81 से कम है तो आप फेल्ड हो। लेकिन अगर 1.81 और 2.99 इसके बीच में अगर कुछ स्कोर आता है तो एल्टमैन ने बोल दिया कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता, मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड, ऐसे हम नहीं बता सकते। फेल्ड है कि सक्सेस से नहीं बता सकते क्योंकि बीच में है ना, मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो वही लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ फेल्ड एंड नॉन फेल्ड एलिमेंट्स विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपको उसमें और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा टू डिटरमाइन इट सॉल्वेंसी स्टेटस। उसका स्टेटस बताने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ऐसा उसने बोला। ठीक है, एक क्वेश्चन उसको देख लेना, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, सब दिया हुआ है। चलो लिख लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, जेड स्कोर का फॉर्मूला है 12, 14, 33, 6, 10, यही है फॉर्मूला। सब में पॉइंट पॉइंट लगा दो, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 और 1.0। अब 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1.0 x5। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जाते हैं। x1 क्या है, 25% है। अब 25% का मतलब आपको, हाँ वही करना पड़ेगा, आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। मतलब अब देखो इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि अलग अलग प्लस है ना, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे बाद में प्लस करोगे। 1.2 इंटू x1 है 25%, देखोगे तो उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, ये आपकी किस्मत अच्छी है, उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। क्वेश्चन में सब उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, किस्मत अच्छी है। प्लस 1.4 x2 विच इज 30%, प्लस 3.3 x3 विच इज 15%, प्लस 0.6 x4 विच इज 150%, प्लस 1.0 x5 which is 2, 1.0 into x5, x5 है 2, ओनली 2, परसेंट नहीं, नंबर 2 लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, परसेंट थोड़ी ना है। इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करते जाना है और कुछ नहीं। 1.2 का 25%, m प्लस भी दबाते जाना, 0.3 प्लस 1.4 का 30%, m प्लस 0.42, 3.3 का 15%, m प्लस 0.495 है ये, 0.6 का 150%, m प्लस 0.9 है ये। और अब कैलकुलेट, वैसे तो 1.0 इंटू 2 होता है, लेकिन मेरे को m प्लस में दबाना पड़ेगा, तो सीधा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.155, 4.115। तो देखो इसका 2.99 से ज़्यादा है, 2.99 से ज़्यादा है, मतलब ये एक नॉन फेल्ड नॉन डिस्ट्रेस्ड फर्म है, मतलब एक सक्सेसफुल फर्म है। 4.115, इट इज़ अ सक्सेसफुल फर्म लिखा हुआ है। As the calculated value of Z score is much higher than 2.99, it can be strongly predicted that the company is a non-bankrupt company. कंपनी bankrupt नहीं है, एकदम ऊंची कंपनी है, ऊंची कंपनी है। ठीक है, तो बस मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है, ये सब आगे किसी काम का नहीं है। बेनिश एम स्कोर किसी काम का नहीं है, पिटागोरस की क्या है एफ स्कोर किसी काम का नहीं है, ये सब कोई मतलब के नहीं है। मॉड्यूल अपना ख़त्म है, अगला चैप्टर चालू है, लेकिन हम इसमें अब स्कैनर करेंगे, स्कैनर के क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे हैं स्कैनर के क्वेश्चंस।